बात का नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है फिजिक्स वेदा में। आज हम लोग बात करेंगे चार्ज कंजर्वेशन से रिलेटेड दो प्रोसेस के बारे में, जिसमें से एक है पेयर प्रोडक्शन, दूसरा है एनिहिलेशन। एक एक करके दोनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा जो चार्ज कंजर्वेशन के बारे में हमने देखा था कि द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब कि उसका अदर कोई सिस्टम से कोई लेना देना ना हो। ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन लेके आए थे, और उनका मानना ये था कि वो चाहे प्रोसेस एक लार्ज स्केल पे हो, लार्ज स्केल के चार्जेस के लिए हो, चाहे वो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में हो रहा हो या फिर न्यूक्लियर डीके का हो, किसी भी टाइप का आपका प्रोसेस हो, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। बिफोर रिएक्शन जो भी चार्ज होगा वही रिएक्शन के बाद का टोटल चार्ज होता है। सबसे पहले एक बेसिक फिजिकल प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे चार्ज कंजर्व कैसे होता है। जैसे चार्जिंग बाय रबिंग में, अभी चार्जिंग प्रोसेस हम लोग नहीं पढ़ रहे, लेकिन जब चार्जिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग उसके तीन अलग अलग प्रोसेसेस देखेंगे, जिसमें एक होता है चार्जिंग बाय रबिंग मेथड, दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और एक होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय रबिंग में होता क्या है कि जैसे एक हमने ग्लास का रॉड ले लिया, दिस इज अ ग्लास रॉड, और इसको हम किसी सिल्क के कपड़े के साथ, जैसे हमने कोई सिल्क का कपड़ा ले लिया जी, हमने मान लिया कि ये कोई सिल्क का कपड़ा है। जब दोनों को आपस में रब किया जाता है उस केस में हम देखते हैं कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं। हमने पहले ही बताया था, इसकी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को छोड़ के तब निकलते हैं जब उन्हें कहीं से एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाए। यहाँ पे होगा क्या कि जब दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, दोनों के बीच में जब रबिंग होगी, उस केस में थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी जनरेट होगी। वो एनर्जी हालांकि दोनों के एटम्स को मिलेगी। ये जो आपका ग्लास रॉड दिख रहा है, दिस इज ग्लास रॉड, और ये आपका है सिल्क। ये दोनों के एटम्स को वो एनर्जी मिलने वाली है। एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो एनर्जी मिलेगी, लेकिन किस एटम का इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये डिपेंड करता है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो चले जाते हैं सिल्क रॉड पे। तो इस प्रोसेस में फाइनली होता क्या है कि ये जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को हमने अलग कर दिया रब करने के बाद। ये जो सिल्क का क्लॉथ है इसको हमने अलग यहाँ पे देखा। जब इन दोनों को अलग अलग कर लिएगा उस केस में हम देखते हैं कि जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और उसी के रेस्पॉन्ड में ये जो सिल्क का क्लॉथ होता है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। हुआ क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले थे और सिल्क पे आ गए थे। अब शुरू में अगर हम बात करें, ये रबिंग के पहले की कहानी है। रबिंग के पहले टोटल नेट चार्ज की अगर हम बात करें, ये भी न्यूट्रल था, ग्लास का रॉड भी न्यूट्रल था, सिल्क का जो क्लॉथ था ये भी न्यूट्रल था। यानी कि क्यू इनिशियल की अगर हम बात करें तो वो था 0। ये पूरे सिस्टम की हम बात करें जिसमें ग्लास का रॉड भी आ रहा है, साथ ही साथ सिल्क का क्लॉथ भी आ रहा है, यानी पूरे सिस्टम का जो इनिशियल नेट चार्ज था दैट वाज 0। अब देखते हैं चार्ज होने के बाद का क्या सीन है। चार्ज होने के बाद आप ये बोलेंगे कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन सपोज करें कि यहाँ से यहाँ पे निकले हैं, तो यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे आ जाएगा -5 इलेक्ट्रॉन के बराबर का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे फाइनल चार्ज की बात करें, Q फाइनल इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि +5 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे -5 का नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली आप देखेंगे कि यहाँ पे नेट चार्ज जो है यहाँ भी 0 है। अब ये सिर्फ चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यहाँ की यही के लिए वैलिड नहीं है। आपने यहाँ पे देखा सिंपल एक फिजिकल प्रोसेस था, जहाँ पे आपने देखा कि शुरू में जो इनिशियल चार्ज था प्रोसेस के पहले का, अगर वो 0 था नेट चार्ज, तो फाइनली बाद में भी नेट चार्ज 0 हो जाएगा आफ्टर चार्जिंग। ये तो सिंपल एक फिजिकल प्रोसेस है। अगर हम बात करें किसी भी न्यूक्लियर डीके की, वहाँ पर भी ये चीज़ वैलिड होता है। कई सारे रिएक्शन से ऐसे देखे गए थे। जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सा अगर हम रिएक्शन ले एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम बात करें जैसे यूरेनियम का एक हमने ले लिया एटम, ये ले लिया 92,238। जब इसका न्यूक्लियर डीके होता है तो ये बन जाता है आपका थोरियम, और ये 9234 प्लस ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से होते हैं रिलीज। अल्फा पार्टिकल के रिलीज होने का ये मतलब होता है बेसिकली अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए शुरू में नेट चार्ज 0 है, बाद का भी नेट चार्ज 0 ही है। यहाँ पर भी वो चीज़ होल्ड हो रहा है।
कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज की बात हो रही है यहाँ पर भी वैलिड है। आप खुद देख लीजिए 92 कहने का मतलब कि 92 एटॉमिक नंबर है, 92 प्रोटॉन्स होंगे। यहाँ पर भी वही है, 90 यहाँ पे +2 यहाँ पे, 92 प्रोटॉन्स यहाँ भी हैं, पॉजिटिव चार्ज उतने यहाँ भी हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर भी वैलिड है। अब जो दो प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, पेयर प्रोडक्शन, एनिहिलेशन, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक जो मास एनर्जी का इक्वेशन था आइंस्टाइन का, ये बहुत ही फेमस इक्वेशन था, आप सबको पता होगा, E = mc²। यानी कि आइंस्टाइन का ये मानना था कि यूनिवर्स में दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे का है, या आप कह सकते हैं कि वो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे एनर्जी और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दिया था, E = mc²। m यहाँ पे मास जो भी आप लेंगे, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c को आप कह सकते हैं c = 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाए कि m किलोग्राम का मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितनी एनर्जी निकलने वाली है। अगर हम बात करें एटम बम के एक्सप्लोजन की, न्यूक्लियर बम की, तो वहाँ पे होता क्या है कि जितने भी एटम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। तो बात ये उठी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रॉय हुए तो यूनिवर्स से इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, मतलब यूनिवर्स का चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूनिवर्स का नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी नेट चार्ज 0 है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ जितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रॉय हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो पॉजिटिव चार्ज आखिरकार थे क्या, उनको क्या बोला गया? इसको जानने के पहले आप थोड़ा सोचिए कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है वो कैसे हुआ होगा। तो साइंटिस्टों का ये मानना था कि एक इलेक्ट्रॉन है आपका और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक चार्ज पार्टिकल रहा होगा, जिस पे चार्ज इतना ही रहा होगा, साथ ही साथ उसका चार्ज पॉजिटिव रहा होगा। दोनों आपस में कंबाइन किए होंगे, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ होगा। तो दूसरा हमने ले लिया, वो भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही उसका चार्ज है। साथ ही साथ मास की अगर बात करें तो दोनों का मास आपस में इक्वल है। इन दोनों के बीच में जैसे ही कोलिजन होता है, सिंपल सी बात है, इसको नाम दिया गया पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की अगर हम बात करें तो आप इसको याद रखिएगा कि जो पॉजिट्रॉन होते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि जो पॉजिट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन ये एंटी पार्टिकल होते हैं, एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो पॉजिट्रॉन का जो मास होता है, इनका जो मास होता है वो होता है = मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। जो इस पे चार्ज होता है पॉजिट्रॉन के ऊपर, वो भी होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन साथ ही साथ इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों हमने लिखा है चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख दे रहे हैं +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के एंटी पार्टिकल होते हैं जिनका मास इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, साथ ही साथ जो इनका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के बराबर मैग्नीट्यूड वाइज होता है, लेकिन नेचर में अपोजिट होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ कहता है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में वर्क करेगा, दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और साथ ही साथ दोनों एक्सेलरेट भी होंगे। अब एक्सेलरेट होने का ये मतलब है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन A अगर हम देखना चाहें तो F/m, क्योंकि दोनों का मास सेम है तो आप किसी के मास को यहाँ पे लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस एक्सेलरेशन की वजह से दोनों की जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। इंक्रीज़ होते होते ये स्पीड इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि जिस वक्त इनका आपस में कोलिजन होता है, उस कोलिजन से बहुत ही एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी जो जनरेट होती है वो होती है गामा रेस की फॉर्म में। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से गामा रेस निकलती हैं। कैसे गामा रेस निकली? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद दोनों आपस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक्चुअली इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिहिलेशन, एक दूसरे को निगल जाना। तो इसको हम हेडिंग यहाँ पे हम दे भी दे रहे हैं कि ये जो प्रोसेस एक्चुअली में हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज एनिहिलेशन, एनिहिलेशन प्रोसेस। इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि
ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही तुझे जेई मेंस या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, अगर आगे देखने को मिला वहाँ पे हम लोग डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। इस प्रोसेस में भी आप देखिए, अगर शुरू के चार्ज की हम बात करें, ये रिएक्शन के पहले की मतलब कोलिजन के पहले, कोलिजन अभी हुआ नहीं है, उस केस में आप देखेंगे जितना चार्ज इसका है उतना ही चार्ज इसका है, नेचर अपोजिट है। यानी कि शुरू का चार्ज यानी Q इनिशियल की अगर हम बात करें तो वो ज़ीरो है। फाइनल चार्ज की अगर हम बात करें तो जो भी हमें इसका रिजल्ट मिला है आफ्टर कोलिजन वो मिला है हमें एनर्जी के फॉर्म में। और ये जो गामा रेज होती हैं, या फिर इसको आप ऐसे बोल लीजिए, फोटॉन्स बोल लीजिए, ये न्यूट्रल होते हैं, यानी इनका भी चार्ज कितना होता है, ज़ीरो। यानी QF की वैल्यू भी क्या मिली, ज़ीरो। यानी कि जो रिएक्शन के पहले का चार्ज था वही चार्ज रिएक्शन के बाद का भी है। तो आप ये देख सकते हैं कि एनिहिलेशन प्रोसेस में भी आपका चार्ज कंजर्व है। तो अगर डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज़ एनिहिलेशन, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि एनिहिलेशन इज द प्रोसेस वेयर एन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद इट्स एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, बोथ आर गेट डिस्ट्रॉयड एंड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिहिलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे एक्चुअल में मैटर का कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी में, जो कि आइंस्टाइन के इक्वेशन हमें बताता भी था। तो आप बोल सकते हैं कि एनिहिलेशन प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है कि जो अपना मैटर होता है ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आइंस्टाइन ने सिर्फ इतना ही नहीं बोला था, आइंस्टाइन ने तो ये भी बोला था कि सिर्फ मैटर को आप एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एनर्जी को भी आप मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, उसको भी हम समझाने की यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन एक्चुअली एनिहिलेशन प्रोसेस आप बोलिए या फिर पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस बोलिए, दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। अगर इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर देना तो वही प्रोसेस आपका हो जाएगा पेयर प्रोडक्शन। यानी यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे एनर्जी जो होती है ये कन्वर्ट होती है मैटर में। एनर्जी का कन्वर्जन कहाँ पे होता है, मैटर में होता है। अब यहाँ पे सिंपल सा ये होता है कि जो आपके न्यूट्रल बोसॉन्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि गामा रेस, या फिर आप कह सकते हैं कि फोटॉन्स, यानी कि द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रल बोसॉन्स और गामा रेस और फोटॉन्स इनटू एन सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। यानी किसी भी एनर्जी का, वो एनर्जी चाहे आपकी गामा रेस के फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में है, या न्यूट्रल बोसॉन्स के फॉर्म में है, उनका कन्वर्जन एक सब एटॉमिक पार्टिकल में या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ साथ उसके एंटी पार्टिकल में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जब हम गामा रेज ले रहे हैं, हमने दो गामा रेज ली है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमने फोटॉन्स लिया है, यहाँ पे हमने लिख दिया फोटॉन्स। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए जो भी है, यानी कि अबाउट इनका जो वेवलेंथ होता है 0.001 नैनोमीटर के आसपास होता है। जब ये कोलाइड होती है किसी हैवी न्यूक्लियाई के साथ, यानी कि इनका जब कोलिजन किसी हैवी न्यूक्लियस के साथ होता है, जैसे हमने मान लिया कि ये कोई हैवी न्यूक्लियस था, हैवी न्यूक्लियस में हमने जैसे प्लेटिनम का न्यूक्लियस ले लिया, तो इस कोलिजन के बाद क्या होता है कि ये जो गामा रेज या फिर जो फोटॉन्स है ये अपने आप को कन्वर्ट कर देती हैं एक सब एटॉमिक पार्टिकल में और उसके एक एंटी पार्टिकल में। यानी कि यही जो फोटॉन है ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन में, और साथ ही साथ यही कन्वर्ट हो जाता है पॉजिट्रॉन में। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। यानी हमने देखा कि एनर्जी पार्टिकल्स में कन्वर्ट तो हुई, मैटर में कन्वर्ट तो हुई, लेकिन पेयर के फॉर्म में हुई। यानी कि इनिशियल चार्ज की अगर बात करें तो आप बोलेंगे यहाँ भी इनिशियल चार्ज जीरो है, Q इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि फोटॉन्स का चार्ज जीरो होता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि फोटॉन का रेस्ट मास जीरो होता है, और उस रेस्ट मास के जीरो होने की वजह से इसका जो चार्ज होता है वो जीरो होता है विदाउट, बिकॉज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर इसका रेस्ट मास ही जीरो तो फिर इसमें चार्ज कभी एग्जिस्ट कर नहीं सकता। तो इनिशियल चार्ज की अगर बात करें तो जीरो, फाइनल चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज नेगेटिव, इसका चार्ज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है। तो फाइनल चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एनिहिलेशन, जो कि एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं। पेयर प्रोडक्शन में एक दो सवाल निकल के आते हैं कि जो ये फोटॉन्स हैं, क्या फोटॉन्स की एनर्जी कुछ भी हो तो क्या पेयर प्रोडक्शन होगा? तो सबसे पहले तो ये
हमें जानना ज़रूरी है कि इनकी एनर्जी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एनर्जी हो और आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिट्रॉन और उसके एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन में। एक एनर्जी की सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए, और वो आखिरकार वैल्यू होती क्या है। तो अगर रिएक्शन के बाद हम देखें, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, दिस वन इज पॉजिट्रॉन। अब यहाँ पे अगर सिंपल से हम बात करें, मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो पॉजिट्रॉन है, इसका रेस्ट मास हमने मान लिया m0, इसका रेस्ट मास हमने मान लिया m0, ठीक है। अब एनर्जी की अगर हम बात करें कि जब इनका प्रोडक्शन हुआ उस केस में जो रेस्ट मास एनर्जी थी वो कितनी थी, तो अगर यहाँ से आप देखें तो इसका m0 इंटू सी स्क्वायर, m0 इंटू सी स्क्वायर, तो जब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो m0 इंटू सी स्क्वायर की जो वैल्यू वो सिंपल से निकल के आती है m0 इंटू सी स्क्वायर, और ये निकल के आता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक का है। तो अगर दोनों की बात करें तो 2m0 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.51 हो गया, तो ये हो जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये वो एनर्जी है जो रिएक्शन के बाद, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन बने उसके उस समय उनके पास ये एनर्जी थी, दोनों के पास कंबाइंड फॉर्म में 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी। यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी एटलीस्ट कम से कम इतना फोटॉन्स के पास एनर्जी होना चाहिए था, और एनर्जी की इस वैल्यू को हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी। जैसे हमने आप आगे पढ़ेंगे अभी, जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे एक थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी होती है, वर्क फंक्शन होता है, जो एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए। तो यहाँ भी अगर चार्ज का पेयर जनरेट करना है तो एटलीस्ट कम से कम इतना एनर्जी तो होना चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन फोटॉन्स के पास। इसी को हमने नाम दे दिया EPH। EPH इज इक्वल्स टू 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या हो अगर एनर्जी इससे कम हो, उस केस में देखिए होगा क्या। जगह नहीं है लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको यहाँ पे इरेज करके समझाने की। आई होप कि ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे लिख ली होंगी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपको बस पता होना चाहिए, डेफिनेशंस वगैरह के डेफिनेशंस हैं क्या इसकी, ये प्रोसेस एक्चुअल में होता है क्या। तो देखिए ये जो रिएक्शन है इसको हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। ये जो गामा रेज है, 2 गामा रेज, इनका जब कोलिजन हुआ एक हैवी न्यूक्लियाई के साथ, तो फिर यहाँ से एक पॉजिट्रॉन बना और एक इलेक्ट्रॉन बना, और यही प्रोसेस कहलाता है पेयर प्रोडक्शन। हमने जो देखा कि यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी थी EF इज इक्वल्स टू, वो थी 2m0 सी स्क्वायर, यानी कि वो था 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यानी कि जो E यहाँ पे एनर्जी रहनी चाहिए वो भी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। इसको हमने नाम दे दिया था थ्रेशहोल्ड एनर्जी, तो चलो इसको हम ETH लिख दे रहे हैं, 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसमें कुछ केसेस हम थोड़ा सा देख लें। केस 1 कि मान लीजिए कि ये जो फोटॉन्स हैं या फिर जो गामा रेज है, इसको फोटॉन्स भी आप ऐसे बोल सकते हैं, इनकी एनर्जी मान लीजिए कि लेस देन EPH है, यानी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से कम है, यानी कि 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। यानी उस एनर्जी की बात कर रहे हैं जिसका कोलिजन इस हैवी न्यूक्लियाई के साथ हो रहा है। ये न्यूक्लियस जो है वो प्लेटिनम का है। इस केस में आप कह सकते हैं कि नो पेयर्स आर क्रिएटेड। उस केस में कोई पेयर्स नहीं बनेगा, कोई इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर नहीं बनने वाला। केस 2 की अगर हम बात करें, केस 2 में जो यही फोटॉन्स की एनर्जी है वो अगर मान लीजिए बराबर है इस थ्रेशहोल्ड एनर्जी यानी कि 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, इस केस में क्या होगा, पेयर्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर्स बनेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि E माइनस एंड E प्लस आर क्रिएटेड। थियरी बहुत शॉर्ट्स में लिख रहे हैं हम, जितना कोशिश करें उतना कम शब्दों में लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। केस 3 की हम बात करें, अगर मान लीजिए कि यही एनर्जी बड़ी हो EPS से, यानी कि ग्रेटर देन 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर हो, यानी कि 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बराबर हो,
उस केस में क्या होगा, देखिए है क्या कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये आपका पॉजिट्रॉन है, बाकी ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको तो आप समझ ही रहे हैं। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाने के लिए एटलीस्ट कम से कम 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, कम से कम इतना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एनर्जी शुरू में ही है तो 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सिर्फ यूटिलाइज हो जाएगी उनको यहाँ से जनरेट करने में, क्रिएट करने में। उसके बाद जो भी एनर्जी बचेगी वो सारी की सारी एनर्जी चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में वो चली जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि पेयर्स तो बनेंगे, साथ ही साथ हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इस केस में क्या होगा, E प्लस एंड E माइनस आर क्रिएटेड हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, यानी उस केस में उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये पेयर प्रोडक्शन के बारे में कुछ मेन चीज़ें हैं, कुछ खास चीज़ें हैं जिसको जानना थोड़ा सा बस आपके लिए ज़रूरी है कि जब भी फोटॉन्स या फिर गामा रेस इंटरेक्ट होती हैं किसी हैवी न्यूक्लियस के साथ, तो एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन वो जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन में और उसके एक एंटी पार्टिकल में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल चार्ज था वो ज़ीरो था और फाइनल चार्ज भी जो है वो ज़ीरो है। यानी कि चार्ज कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो पेयर प्रोडक्शन में भी वैलिड है, वो प्रिंसिपल आपका एनिहिलेशन प्रोसेस में भी वैलिड है। वो प्रिंसिपल हमने देखा था कि जो रबिंग कर रहे थे हम लोग ग्लास रॉड और स्टील का, वहाँ पर भी वो प्रोसेस वैलिड था। साथ ही साथ चाहे चार्ज लार्ज स्केल पे हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज़ वैलिड इन एवरीवेयर, हर जगह वैलिड होता है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे जाननी और ज़रूरी है थोड़ी सी, जैसे अगर इसके मास वगैरह के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि मास जो नहीं, मास के बारे में तो हमने ऑलरेडी बता रखा है कि पॉजिट्रॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, चार्ज इसका अपोजिट नेचर का होता है। तो यही पूरी कहानी थी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुए तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने आप में डिस्ट्रॉय नहीं हुए। अगर 10 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुए तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 पॉजिट्रॉन के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय हुए। यानी कहने का मतलब कि 10 नेगेटिव चार्ज अगर ख़त्म हुआ है तो 10 नेगेटिव चार्ज के ख़त्म होने के साथ साथ 10 पॉजिटिव चार्ज भी ख़त्म हुआ है। यानी कि फाइनली अब भी नेट चार्ज जो है वो यूनिवर्स का पूरा ज़ीरो ही है। तो चार्ज कंजर्वेशन में बस इतना ही, जो आपका एनिहिलेशन प्रोसेस था, जो आपका पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस था, बस इतनी ही चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। एनिहिलेशन मतलब मैटर का एनर्जी में कन्वर्जन, और साथ ही साथ पेयर प्रोडक्शन का मतलब कि एनर्जी का मैटर में कन्वर्जन। ठीक है, बाकी अब हम लोग जो है जो ये सब चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही आपको जानना है, इससे बहुत ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी तक सिर्फ 3 लेक्चर हम लोग चार्ज के बारे में ही पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग चार्जिंग मेथड्स पे आएंगे। चार्जिंग मेथड्स के बाद स्टार्ट हम लोग करेंगे कूलम्स लॉ, और फिजिक्स की मेन शुरुआत आपकी होगी कूलम्स लॉ से, जहाँ पे हम लोग डेरिवेशंस, एक्सप्लेनेशन और उसके साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स को भी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।